नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जीएस के। और इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो उसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इन 30 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है ये मुझे बताइएगा। आज के जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो एग्रीकल्चर, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ, और ज्योग्राफी से रिलेटेड। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से ही मैंने यहाँ पर कंबाइन करके क्वेश्चन आज के रखे हुए हैं। तो 30 क्वेश्चन है, करते हैं एक एक करके। और आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में टोटल मुझे बताइएगा कि इन 30 में से आपने कितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है, ये ज़रूर बताना। और इसके अलावा लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट करके बता देना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। हरित क्रांति शब्द आप बहुत बार सुनते होंगे, तो ये सबसे पहले जो ये शब्द था ये कहाँ से आया था, इसको किसने दिया था। विलियम गॉड, चार्ल्स एल्टन, यूजीन ओडम या एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति किसने गढ़ा था ये शब्द, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था 1968 में। और ये निदेशक हुआ करते थे उस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। ये काम क्या करती है, जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसका मेन काम है ये मतलब जो अलग अलग देश है उनकी मदद करती है, उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा अगर किसी का प्राकृतिक आपदा आती है किसी देश में, तो वहाँ पर ये उन चीज़ों में भी मदद करती है, ठीक है। और भी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ये मदद करती है। तो विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि खरीफ की फसल किस समय बोई जाती है। मैंने एक अलग से एग्रीकल्चर की वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने आपको काफ़ी बताया था। करीब 2-2.5 लाख लोगों ने देखी है वो वीडियो, तो आपने भी अगर देखी होगी तो आप बता सकते हैं कि खरीफ की फसल किस समय बोई जाती है। उसमें मैंने डिटेल से आपको सभी चीज़ें समझाई थी। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। खरीफ की फसल जून और जुलाई माह, ये टाइम होता है खरीफ की फसल का, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, और इसकी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। और अक्टूबर और नवंबर का टाइम हो जाता है इसका, जब इसको काटा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें हैं, ये कौन सी फसलें हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो इतने सारे ऑप्शन, मतलब इतने सारे चीज़ें एक साथ नहीं पूछता। क्या पूछ लेगा, धान जो है कौन सी फसल है, ठीक है, या फिर ज्वार जो है कौन सी फसल है, तो ऐसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सब एक ही टाइम की फसलें हैं, इसलिए मैंने सभी लिख दिए हैं। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो है ये खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो मूंगफली है या फिर अरहर है या उड़द है, जो दाल है मतलब, ये सभी भी जो है खरीफ के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल की बुआई कब होती है। रबी की जो फसल होती है वो कौन से मंथ में मतलब इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, जुलाई, सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसल की बुआई होती है कब, अक्टूबर नवंबर में। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही है, ध्यान रखिएगा। अगर रबी की फसलों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेंगे तो गेहूँ, इसके अलावा मटर हो गया या फिर आलू हो गया, ये सभी मतलब इसमें आते हैं। सरसों भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। चना वगैरह भी सब जो है रबी की फसल में ही आता है। अक्टूबर नवंबर जो है इसका टाइम है बुआई का। कटाई फिर वही मार्च अप्रैल में होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। राष्ट्रमंडल जो है संस्था, उसके पहले महासचिव मतलब भारतीय महासचिव कौन थे, ये हमें यहाँ से बताना है। कृष्णमूर्ति, गोपाल स्वामी, राकेश शर्मा या कमलेश शर्मा। तो राष्ट्रमंडल के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था कमलेश शर्मा। कब चुने गए थे ये, 2008 में चुने गए थे ये महासचिव। इनका पहला कार्यकाल 2008 में था। उसके बाद फिर जैसे ये खत्म हुआ, मतलब इनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद फिर से जो है अगले कार्यकाल के लिए इनको फिर से महासचिव बनाया गया था राष्ट्रमंडल का, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जायद की फसल कब बोई जाती है। जायद की फसल कब बोई जाती है ये हमें बताना है। अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, जुलाई, सितंबर या इनमें से कोई नहीं। सो जायद की जो फसल है वो मई जून माह में
बोई जाती है। और जायद की फसल के एग्जांपल अगर आप ले लें तो तरबूज या खरबूज जो होता है वो हो गया, और ककड़ी वगैरह हो गया, इसके अलावा धान वगैरह हो गया, ये सब जो है जायद की फसल के एग्जांपल है। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फसलों के फसल दे दी जाएगी, जैसे कि मान लो धान दे दिया, कौन सी फसल है, या फिर तरबूज है कौन सी फसल है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जमुना एक किस्म है, किसकी किस्म है ये जमुना? गेहूँ, चावल, आम या सेब? किसकी किस्म है ये? तो जमुना जो है ये गेहूं की किस्म है। ठीक है, गेहूं की और कौन कौन सी किस्म होती है? जया जो है वो गेहूं की किस्म है। इसके अलावा कावेरी हो गया। ठीक है, ये सभी यही, हंसा है, ये सभी गेहूं की किस्म है। अगर आपने इससे पहले एक मतलब जो मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो डाली थी वो नहीं देखी है अगर आपने, तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। 2-2.5 लाख लोगों ने देखी है वो, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से ये बता रखा है कब काटा जाता है, कब बोया जाता है, और एग्जाम्पल भी मैंने बता रखा है फसलों का। तो वहाँ पर आप जमुना जो मतलब फसल की किस्में हैं वो भी मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मेरी कल्चर जो है वो उसका संबंध किससे है? मेरी कल्चर का संबंध समुद्री जीवों के उत्पादन से, गन्ना उत्पादन से, कपास का व्यावसायिक उपयोग से, या बीप उद्योग से? मेरी कल्चर, तो मेरी कल्चर किसे कहते हैं? जब भी व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है तो उसको मेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, समुद्री जीवों का उत्पादन मतलब अगर व्यापार जैसे होता है ना, कई देश कुछ स्पेशल जो समुद्री जीव होते हैं उनको व्यापार के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चाहे आप कह सकते हो मछली में कई अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो उनको जो है उसी स्पेशल मतलब एक इलाका उनके लिए फिक्स कर दिया जाता है, उसी इलाके में उनको पाला जाता है और फिर उनको पकड़ के मतलब मार के बेचा जाता है। ठीक है, तो वो सभी जो है मतलब मेरी कल्चर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाला है हमारा कि सेरी कल्चर का संबंध है। ठीक है, सेरी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से, रेशम उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, या फूल उत्पादन से? तो जो सेरी कल्चर है उसका संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। जो सहतूत होता है ना, तो सहतूत की खेती मतलब जो पेड़ होते हैं उसके, वो भी जो है मतलब सेरी कल्चर के ही अंदर आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, एपी कल्चर का संबंध किससे है? ये तो आसान है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, अंगूर उत्पादन, या फूल का उत्पादन? तो एपी कल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। तो अगर आप कोई भी मधुमक्खी उद्योग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो एपी कल्चर के अंदर मतलब उस कैटेगरी मतलब उस कार्य को रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, देहरादून, नई दिल्ली, या कोलकाता? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, शिमला, या धर्मशाला में? तो विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि इनमें से किसके दूध का दही नहीं जमता है? इनमें से किसके दूध का दही नहीं जमता है? ऊँटनी, बकरी, गधी, या भेड़? तो जो ऊँटनी होता है उसके दूध का दही नहीं जमता है। ठीक है, हालांकि जो ऊष्ट हमारा जो मतलब राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान जो मतलब ऊँटों के ऊपर जो अनुसंधान केंद्र है भारत का, उसने ऊँटनी के दूध से दही जमाया है, लेकिन वो दही मतलब बहुत पतला था, उसको बहुत मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जमाया गया था। लेकिन जो बेसिकली अगर हम सीधी बात करें कि ऊँट का जो दूध, जैसा हम सिंपली सभी दूध को जमा देते हैं, ठीक है, उसमें दही डाल के थोड़ा सा, तो ऊँट का दूध नहीं जमता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। और इसका कारण ये भी कहा जाता है कि मतलब दूध, ये जो ऊँटनी का जो दूध होता है उसमें कैसीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, कैसीन की मात्रा उसमें काफ़ी कम होती है।
मतलब और दूधों की उपेक्षा, चाहे हम गाय के दूध की बात करें तो उनकी उपेक्षा कम होती है। तो कहा जाता है कि कैसीन का मतलब काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हो कि असर होता है दूध का दही बनाने में, ठीक है। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि इसका दही नहीं जमता। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 21 मार्च, 28 जून या 5 जुलाई? तो विश्व वन दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन बी वाला सही है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है कि MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन जो होती है, MRI करते हैं ना, उस मशीन में किसका प्रयोग होता है? एक्स किरणें, चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग या प्राश्रय तरंग? तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म ही ये होता है। तो जब मैग्नेटिक आ गया है पहले ही शब्द में, तो इसका मतलब चुंबकीय तरंगे जो है सही है। एमआरआई वो मशीन आपने देखी होगी ना, जिसमें पूरा आदमी जो है अंदर डाला जाता है, तो वही है ये, ठीक है। चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है इस मशीन में। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर, पटना, नई दिल्ली या रुड़की? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, रुड़की वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1949 में इस इंजीनियरिंग कॉलेज को मतलब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और फिर 2001 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो जो आईआईटी कानपुर आप बोलते हो ना, वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत का, ठीक है। सॉरी, आईआईटी रुड़की जो आप बोलते हो वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत का। मैंने कानपुर बोल दिया था शायद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल, अशफाक उल्लाह खां, साहिर लुधियानवी या राम प्रसाद बिस्मिल? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन ई वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन, सूक्ष्म जीव, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी? तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही है। और इनका काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसको तेज करने में मदद करता है एंजाइम, ठीक है। याद रखना, हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको तेज करने में मदद करता है एंजाइम, जिसकी वजह से बहुत से काम होते हैं, जैसे कि खाना पचना, इसके अलावा नई मसल्स का बनना, ठीक है। तो ये सभी काम जो है एंजाइम के द्वारा होते हैं। तो एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हमारा जो ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है? 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg या 1.63 kg? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1.36 kg ये हमारे ब्रेन का वजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किसने छोड़ा था? ठीक है, सोवियत यूनियन, अमेरिका, भारत या चीन? तो विश्व का पहला जो उपग्रह था जो छोड़ा गया था पृथ्वी की कक्षा में, उसका नाम था स्पुतनिक 1। चलो अब आइडिया ले लो यहाँ से कि स्पुतनिक 1 कौन से देश का हो सकता है, ठीक है। तो स्पुतनिक 1 किसका था? सोवियत का, ठीक है। सोवियत यूनियन ने इसको छोड़ा था। कब छोड़ा था? 1957 में। ये पहला उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैकमोहन रेखा कब खींची गई है? ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच में ये रेखा बनाई गई थी। अब भारत और चीन के बीच में ये रेखा है। मैकमोहन रेखा कब बनाई गई थी? 1911, 1914, 1928 और 1936? तो 1914 में बनाई गई थी। ऑप्शन बी वाला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सारा, गोबी, थार या कैलिज मरुस्थल? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही है। पूछा जाता है कई बार कि ये कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीकीय महाद्वीप में स्थित है। बहुत से देशों में ये फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में ये फैला हुआ है, जिसमें अल्जीरिया भी हो गया, लीबिया है, माली है, सूडान है,
ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, तो उन सभी जगहों पे ये सारा मरुस्थल है, इतना बड़े इलाके में ये फैला है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप, ठीक है, कौन सा है? मेडागास्कर, आइसलैंड, न्यू गिनी या ग्रीनलैंड, कौन सा सही है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर के अटलांटिक सागर के बीच में है ये ग्रीनलैंड। ठीक है। और ये किसके अधीन है वर्तमान में? ये डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, डेनमार्क के अधीन है ये ग्रीनलैंड। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श कौन सी मृदा होती है? धान की खेती को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो चार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ पहले। अच्छा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। तो धान की खेती के लिए मैं बोला था कि सबसे ज़्यादा पानी जो है मतलब यूज होता है उसका। ठीक है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है धान में। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो मतलब पानी को अपने अंदर एक तरीके से कह सकते हो पकड़ के रख सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है धान की खेती के लिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां है कि फाहियान, ये हाँ थोड़ा सा आधा होगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? एक चीनी यात्री था फाहियान। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या अशोक? तो तो जो फाहियान था उसका भारत आने का समय क्या था? 399 से 414 के आसपास रहा था ये। ठीक है, ईस्वी के आसपास। और ये किसके टाइम पे आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 81, 83, 85 या 89? ठीक है, बताओ कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 85, 1985 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। 1885 में स्थापना हुई थी। ठीक है, सॉरी 1985 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां है कि खासी और गारो मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये दो जनजातियां हैं, खासी और गारो। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या मिज़ोरम, कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा ये दोनों पाई जाती हैं मेघालय में। मेघालय की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 85.52% क्या है? खासी और गारो ही समुदाय है। ठीक है, मेघालय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गारो, थारू, चैंचू या गोंड? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में ये होती है, महाराष्ट्र में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, उड़ीसा में भी होती है। तो ये कुछ राज्य थे जिनमें ये मुख्यतः पाई जाती है गोंड जनजाति। ये सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल? ठीक है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे पहले बुध है, फिर है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी और फिर है मंगल। ठीक है, तो ये चार हो गए लाइन से। तो सबसे पहले कौन सा है? बुध है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी कौन से नंबर की है? पृथ्वी तीसरे नंबर की है। किसके बाद? शुक्र के बाद। पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल है। ठीक है, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा कि बुध ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? ठीक है, तो बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं टोटल? 0, 2, 3, 5। ये है सूर्य, ये है सूर्य। पहला ग्रह जो है वो है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। तो ये जो दो ग्रह हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध का भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कहते हैं कि इनके उपग्रह हुआ करते थे कभी
लेकिन क्योंकि वो ग्रह छोटे होते हैं इसलिए सूर्य ने अपनी तरफ खींच दिए। ठीक है, हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, तो वैज्ञानिक कुछ भी बोल देते हैं। घूम रहे थे और उनको खींच लिया होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी फिर हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अरे एक एक कम से कम आंसर तो किया करो और टोटल बता दिया करो कितना आंसर आपने सही किए हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता है? जनगणना, बैंकिंग, विदेशी ऋण या मजदूर संगठन, इनमें से कौन सा केंद्रीय सूची में नहीं आता है, ये आप मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।